पंचलाइट कहानी की समीक्षा कहानी कला के तत्वों के आधार पर। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण अंचल के जीवन से संबंधित इस कहानी के माध्यम से गांव की रूढ़िवादिता, सरलता एवं अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है। इसमें आंचलिक परिवेश के आधार पर पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा। कथानक या कथावस्तु। पंचलाइट कहानी घटना प्रधान है। कहानी का आरंभ महतो टोली के पंचों द्वारा पंचलाइट की खरीदारी करने से होता है। पंचलाइट की खरीदारी के पश्चात उसे जलाने की समस्या गांव के लोगों के समक्ष उत्पन्न होती है। गांव वालों द्वारा गोधन की खोज करना तथा गोधन का वापस गांव आना कहानी का विकास है। गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना व गांव में खुशहाली का माहौल बन जाना तथा पंचायत द्वारा गोधन को माफ़ी देना कहानी का अंत चरण है। अतः कथानक की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूप से सफल है। इस कहानी की कथावस्तु स्वाभाविक, सहज, सजीव, कुतूहलवर्धक, गतिशील एवं मार्मिक बन पड़ी है। इसके अतिरिक्त कथानक में सरलता, रोचकता, संक्षिप्तता, मनोवैज्ञानिकता, यथार्थता, स्वाभाविकता व आंचलिकता आदि अनेक विशेषताओं का समावेश है। पात्र तथा चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी चूँकि आंचलिक कहानी है, अतः इस कहानी के केंद्र में आंचल विशेष या क्षेत्र विशेष है। कोई पात्र या चरित्र केंद्र में नहीं है। इसके बावजूद पंचलाइट कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पात्र गोधन है। कहानीकार ने कुछ पात्रों के चरित्र को उभारने की कोशिश की है, परंतु कहानी में सरदार, दीवान, मुन्नरी की माँ, गुलरी काकी, फुटंगी झा आदि एक वर्ग के पात्र हैं, जबकि गोधन, मुन्नरी दूसरे वर्ग के। कहानी के सभी पात्र जीवंत प्रतीत होते हैं। उनके माध्यम से ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय बड़े ही यथार्थ रूप में प्राप्त होता है। लेखक को ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता मिली है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रेणु जी ने अपने पात्रों के माध्यम से ग्रामांचल का सजीव चित्रण किया है। साथ ही साथ लेखक ने ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय बड़े सजीव, स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थ रूप में दिया है। कथोपकथन एवं संवाद। पंचलाइट कहानी में लेखक ने कथोपकथन या संवादों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है। इस कहानी के संवाद सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, रोचक, आकर्षक, स्वाभाविक, सजीव, गतिशील और पात्र अनुकूल है। इसके संवाद कथा के विकास, पात्रों के चरित्र और उद्देश्य की अभिव्यक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। संवादों के माध्यम से बिहार के ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग ग्रामीण जीवन की अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अज्ञानता पर प्रकाश डालकर जीवंत वातावरण निर्मित किया गया है। जैसे मुन्नरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली ची गो धिच आधी चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुन्नरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन? जानता है बालना, लेकिन
इस प्रकार इस कहानी के संवाद पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल है। कथाकार ने उनका चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। भाषा शैली। पंचलाइट कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली जनभाषा है। यह सरल, स्पष्ट, रोचक, स्वाभाविक, सजीव और आकर्षक है। गाँव में प्रचलित विकृत शब्द रूपों का प्रयोग एक ओर वातावरण को यथार्थ बनाता है तो दूसरी ओर हास्य व्यंग्य के प्रयोजन की भी पूर्ति करता है, जैसे पुन्या, मुलगैन, भगतिया, बैकाट, पच्छर, पंपू, सलीमा आदि। इस कहानी में ग्रामीण मुहावरों के प्रयोग से कथा की प्रभाववृद्धि में योगदान दिया गया है, जैसे नेम टेम, डेढ़ बेड़, घुरखेल आदि। इस कहानी की शैली भाषा की तरह ही व्यावहारिक व भावानुकूल है। लेखक ने इस कहानी में संवादात्मक, चित्रात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग सहजता से किया है। इस कहानी की शैलीगत विशेषताओं में स्वाभाविकता, सजीवता व प्रभावशीलता के गुण विद्यमान हैं। व्यंग्यात्मक शैली का एक उदाहरण जो कथा को जीवंत बनाता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं और कहते हैं, कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत चलने लगेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचलाइट कहानी की भाषा शैली की दृष्टि से सफल कहानी है। देश काल और वातावरण। रेणु जी की कहानी ग्रामीण परिवेश के आंचलिक कहानी है। इस कहानी के देश काल और वातावरण की सजीवता पाठकों को सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उन्होंने इस कहानी में पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलेट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोवैज्ञानिक की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। यद्यपि इस कहानी में वातावरण का वर्णन नहीं किया गया है, तथापि घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वातावरण स्वयं जीवंत हो उठता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचलाइट कहानी देश काल और वातावरण की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी है। उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। इसके साथ साथ यह भी संदेश दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स चला देने पर उसकी सब गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। अतः कहानी के उद्देश्य या संदेश के माध्यम से यह कहानी सफल है। शीर्षक। पंचलाइट कहानी का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और आकर्षक है। पंचलाइट शीर्षक की दृष्टि से यह एक उच्च स्तरीय कथा है, जिसमें एक घटना के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए दिखाया गया है। पंचलाइट शीर्षक कहानी का भाव, उद्देश्य और विषय वस्तु की दृष्टि से पूर्णतः सार्थक है। संपूर्ण कहानी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। इस प्रकार यह कहानी शीर्षक की दृष्टि से सफल कहानी है। कहानियों के कुछ उद्देश्य होते हैं, तो पंचलाइट कहानी के भी उद्देश्य हैं, जो कि इस प्रकार है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों में से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्रण उनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को
स्पष्ट किया गया है। उस पर गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स चला देने पर उसकी सब गलतियां माफ़ कर दी जाती है। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दी जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बंट जाते हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है।